तो कुछ नहीं कर रहा, मुझे भी यही चाहिए, बड़ा वाला है। क्लास स्टार्ट हो गई है? नहीं, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। सर कल अटेंडेंस हुई थी? हाँ बिल्कुल हुई थी अटेंडेंस यार। सर तो मेरा नाम ही नहीं है अटेंडेंस में। नाम ही नहीं अटेंडेंस में? क्यों नहीं है भाई? सर कॉल आई थी घर पे, वो बोलने आपका बेटा एब्सेंट था। अच्छा, तो वो मिस को मैं सर मेरे साथ भी यही हुआ था। आपके साथ भी यही हुआ था? चले फिर एक काम ये करते हैं, आज मैं तस्वीर खींच लूंगा कि कौन कौन पार्टिसिपेंट है, मैं इसको भेज दूंगा। सही। बेहतरीन तरीका हो जाएगा ताकि किसी की एब्सेंट नहीं ना लगे भाई। जी हाँ साहब बोलें। वॉइस इज नॉट क्लियर भाई, आपके नेट का इशू है। सर ये जो आप लिखवा रहे हैं आज जो करवाएंगे वो भी लिखना है? देखो अगर लिख लोगे तो ठीक, नहीं लिखोगे तो भी कोई मसला नहीं है। मैं आपको आज फिर से सारी कहानी समझा देता हूँ भाई। देखिए ये जो मैं पूरी फाइल बना रहा हूँ ना, ये मैंने आपका नाम लिखा ऊपर, देखें ऊपर टॉप पे मत सही सही सेकंड ईयर है, ऐसा ही है। चैप्टर नंबर 3 हमारा शुरू हुआ, सही सर। सॉरी कल शुरू हुआ था। तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये इन 3 दिन की पूरी एक फाइल बनेगी। सही है, मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था तो कैसे पढ़ा रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, मैंने इससे पहले ऑनलाइन पढ़ाया। मैंने 3 दिन जो भी क्लास ली ये रही, ठीक है जी। ये पूरी 3 दिन मैंने क्लास ली। ये पूरी क्लास जब हफ्ते को मुकम्मल हो गया, मैंने ये फाइल उठा के आपको सेंड कर दिया एज इट इज। तो यानी जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी वो आपको मिल गई, ठीक है। तो आपको ये परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि सर जो है वो काम लिया नहीं या लिखा नहीं। तो इंशाल्लाह सारे मसले आपके हल हो जाएंगे, उससे आप बेफिक्र रहें। तो भाई आज कि हमारा आज का टॉपिक क्या था सर? असन यहाँ पे बच्चों ने बोला है कि कल अटेंडेंस नहीं हुई थी, जबकि वो मौजूद थे, जैसे वलीद, हुमैल अब्बास और कौन था भाई, हसन अली। ये लोग मौजूद थे क्लास में, बट वो कह रहे हैं कि सर घर पे कॉल आई थी कि उन्होंने क्लास नहीं ली, तो वो लोग मौजूद थे क्लास में। तो सर आज देखिएगा। मैं देखता हूँ सर, आज इंशाल्लाह देखता हूँ मैं। सर जी बेटे। सर पता नहीं आपकी तरफ से या किसी और की साइड से ना बाइक की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा भाई, सिर्फ मेरा ही माइक ऑन है और तुम्हारा माइक ऑन है। सर पता नहीं बाइक की आवाज आ रही है पीछे से। यार मैं कमरे में बैठा हूँ, रोड पे आप ना अपनी कॉल वाली वॉल्यूम कम कर दें। कॉल वाली वॉल्यूम कम कर दो। बात भाई एनोटिंग ना करें आप। ये जो आपने लिखा है वो ज़रा आप मिटा दें, मैं इसको बंद ही कर दूँ।
हाँ भाई अरहान, अजीम को मैंने बताया भाई सर वॉइस के अंदर इको बहुत है सर, गूंज रही है आपकी आवाज बहुत सर। बेटे मसला आपके इंटरनेट का है, गारंटी आपके इंटरनेट का नहीं है। सर, आवाज क्लियर है आपकी, आवाज वैसे आ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी आवाज गूंज रही है आपकी, तो सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए चले, इसका भी कुछ हल करेंगे भाई। आज जुमा था, मुझे जो इसने वलीद ने माइक का बताया था वो मैं ढूंढ नहीं पाया, कल इंशाल्लाह ले आऊँगा, आज और बर्दाश्त करना। या जो फ्लक्चुएशन होती है ना वो इंटरनेट की वजह से होती है भाई। ठीक है, टॉपिक शुरू कर रहा हूँ भाई मैं। टॉपिक था हमारा कल का। सर ये अजीम खान का माइक ऑफ करवा दे, बहुत आवाज आ रही है। भाई अजीम का माइक ही तो ऑन नहीं हुआ अभी तक, बंद कहाँ से कराऊँ? सर ऑन था भी, इन्होंने ऑफ कर दिया आई थिंक। हाँ हो गया होगा, चलें अब वो ऑन करेगा तो मैं ऑटोमेटिकली खुद ही ऑफ कर दूंगा, टेंशन नहीं है। अच्छा जी शुरू करते हैं भाई। हमारा कल टॉपिक चल रहा था, आज हमने पढ़नी है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, और इस प्रोसेस को डाउन सेल कहते हैं। तो मैं दोबारा हेडिंग बना रहा हूँ। हाँ जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल। अच्छा जी, अब ये डाउन सेल को डाउन सेल कह क्यों रहे हैं? डाउन सेल को हम डाउन सेल इसलिए कह रहे हैं भाई क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे उन मोहतरम का नाम था J.C. डाउन। इन्होंने ये मेथड बनाया था 1924 में। अब ये मामला है क्या ना, इसको भी जरा देख लेते हैं। तो जरा 2 मिनट दो, मैं पीछे एक डायग्राम बना के आया था, मैं जरा वो कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूं। हाँ भाई, ये है हमारा डाउन सेल। हाँ भाई एम्बुलेंस जा रही है पीछे से। मैं खिड़की मैंने खोली है क्योंकि आपने कहा कि आवाज गूंज रही है। नैन बेटे ये आपकी क्लास ही नहीं है, एक तो आधा टाइम इसी में निकल जाता है, ये क्लास आपकी है, ये क्लास आपकी नहीं है, वेटिंग लगा दूंगा। हाँ जी, तो ये डाउन सेल का एक स्ट्रक्चर भाई, ये सेल है। इस डाउन सेल के सेल को मैं अभी आप लोगों के सामने पूरा डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि डाउन सेल का सेल है क्या। ये डायग्राम है डाउन सेल की, ठीक है। मैं इसको जरा जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। अब यहाँ मैं चीजें लिखता जाऊंगा कि कौन सी चीज क्या है। ये जो नीचे ग्रे कलर का ब्लॉक बना हुआ है ना, ये ग्रे कलर का जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है वो है एनोड, यानी इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। और ये एनोड बना है किसका, ग्रेफाइट का, इसीलिए मैंने इसे ग्रे कलर का बनाया, ठीक है। ये जो दो लाल लाल बने हुए ये हैं कैथोड, ठीक है जी। नेगेटिव किसे कहते हैं, कैथोड को कहते हैं। ये कैथोड किस चीज के बने हुए भाई, ये कैथोड है सिलेंड्रिकल आयरन, यानी आयरन इन अ सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप के हमने आयरन लिए, तभी मैंने इन्हें गोल गोल सा बनाया। तो ये है क्या हमारे पास, ये है हमारे पास सिलेंड्रिकल आयरन कैथोड, ठीक है भाई। तो एक सेल में दो चीजों का होना बहुत जरूरी था, एक एनोड का और एक कैथोड का। मैंने आपको बता दिया बीच वाला जो है वो क्या है, एनोड, और ये जो साइड पे लाल लाल लगे हुए हैं ये दोनों क्या हैं, कैथोड। ये भी कैथोड है, ये भी कैथोड है, और ये भी कैथोड है। अच्छा जी,
अब ये जो दोनों कैथोड हैं, इन दोनों के दरमियान, यानी मैं आपको यहाँ पे एक और बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे एक मैंने जाली टाइप बनाई, ये जो जाली मैंने बनाई है बेटे, अजीम माइक बंद करो अपना। ये जो जाली बनाई है, इस जाली को हम क्या कहते हैं? इस जाली को हम कहते हैं आयरन गॉस डायफ्राम। ठीक है जी, क्या कहते हैं? आयरन गॉस डायफ्राम। इसे हम क्या कहते हैं? आयरन गॉस डायफ्राम। देखिए मैं गॉस को समझाता हूँ, गॉस किसे कहते हैं। जो वर्ड गॉस है ना, गॉस ना जाली को कहते हैं। ठीक है, गॉस किसे कहते हैं? जाली को कहते हैं। आयरन गॉस का मतलब, आयरन गॉस का मतलब क्या हो गया? लोहे की जाली। आयरन गॉस का मतलब क्या हो गया? लोहे की जाली। डायफ्राम कहते हैं जो सेपरेशन कर रहा हो ना, उसे डायफ्राम कहते हैं। जो सेपरेशन कर रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। तो अभी मैं सारी डिटेल बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ इसमें क्या क्या मौजूद है उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि बीच में जो ग्रे कलर का ब्लॉक है उसको हम ग्रेफाइड, यानी वो एनोड है। ये जो साथ में जो लाल लाल लगे हुए हैं, ये आयरन के कैथोड हैं। और इसके दरमियान ये जाली लगी है, ये जाली कहलाती है आयरन गॉस डायफ्राम। अच्छा जी, एक और बात, ये जो पूरा ब्लैक कलर की शील्ड बनी है, ये स्टील का वेसल है। स्टील का वेसल है, और इस वेसल के अंदर ना, यानी इसके बीच में, ये बीच में जो है, ये बीच में ब्लू कलर नजर नहीं आ रहा आपको? ये जो बीच में, यानी ये जो यहाँ बीच में है ना, इस बीच में क्या चीज लगी होगी मैं भी आपको ये बताऊं। यहाँ पे फायर ब्रिक्स लगे हुए होते हैं। फायर ब्रिक्स कहते हैं किसे भाई? फायर ब्रिक्स ना लाल ईंटों को कहते हैं। फायर ब्रिक्स किसे कहते हैं? लाल ईंटों को कहते हैं। जैसे लाल ईंट की एक खासियत होती है, हम जैसे हैदराबाद क्रॉस करते हैं ना, तो हैदराबाद ही आ रहे हैं, तो हैदराबाद से ही ना लोग घर लाल ईंटों के बनाने शुरू कर देते हैं। तो लाल ईंट की एक खासियत ये है कि वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेती है और वो बाहर नहीं निकालती, यानी ठंडा रखती है। लाल ईंट ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने घर में छत बना रहा हूँ, और अगर छत वो बहुत टॉप पे बनेगी, और अगर मैं वो लाल ईंटों की बना लूंगा, तो वो लाल जो ईंटें होंगी, वो उसकी ये आदत या कैपेबिलिटी है कि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए इन्होंने फायर ब्रिक्स बनाए। फायर ब्रिक्स इसलिए यूज किए कि अंदर से जो हीट निकले वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, तो इसीलिए इन्होंने फायर ब्रिक्स की लाइनिंग कर दी। उसके बाद यहाँ पे ये जो है, ये एक रिजर्वायर है जहां पर कुछ जमा होगा। अब वो क्या जमा होगा हम उसकी बात बाद में करते हैं। तो अगर मैं अब बात करूं कि स्ट्रक्चर क्या है सेल का, तो सेल के स्ट्रक्चर को गौर से सुनना, मैं अब यहाँ बताता हुआ चलूंगा कि ये जो हमारा ये पूरा जो ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये पूरी जो बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री है किसकी? स्टील की। और इसके साथ क्या लगी हुई है? फायर ब्रिक्स। आगे आए, जब हम आगे आए तो हमें पता चला कि भाई हमारे पास यहाँ पर बीच में लगा हुआ है एक अदद ग्रेफाइट का ब्लॉक। एक क्या लगा हुआ है? ग्रेफाइट का ब्लॉक, जो कि एक्ट कर रहा है एज एनोड। फिर इन दोनों साइडों पे, यानी एन जो हमारा ग्रेफाइट का ब्लॉक है, वो घिरा हुआ है किससे? आयरन कैथोड से। और आयरन कैथोड और इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं हम किससे? आयरन गॉस डायफ्राम से। ये है स्ट्रक्चर किसका? डाउन सेल का। तो हमारे पास समझ आ गया स्ट्रक्चर? अभी कोई सवाल है तो पूछ लें, ताकि मैं इससे बात को आगे लेके चलूं। अब मैं आता हूं, आप हेडिंग बनाओ अपने पास, स्ट्रक्चर ऑफ डाउन सेल की। स्ट्रक्चर ऑफ डाउन सेल। भाई सेंटर में हमारे है ग्रेफाइट का ब्लॉक। ठीक है, ग्रेफाइट ब्लॉक, हाँ भाई लिखना है। ग्रेफाइट ब्लॉक है ये हमारा, ये जो बीच में ना ये वाला, ये रहा ग्रेफाइट ब्लॉक। जी भाई लिखना है, मैं आपको बिल्कुल लिखवाऊंगा, लिखना शुरू करें।
इससे ऊपर, ये जो ऊपर ये निकल रहा है, ये हिस्सा, इसकी बात कर रहे हैं। ये हिस्सा इसलिए बनाया गया, ये हिस्सा इसलिए बनाया गया भाई कि यहां से जो चीज निकलेगी वो डक्ट बना दी, एक डक्ट है ये, ताकि कोई गैस निकल रही हो तो वो इसके अंदर से निकले। यार मैंने कल बोला था नहीं लिखवाऊंगा, आज मैं लिखवाऊंगा। अगर नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ। मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं लिखूंगा, आप सुनते रहें बात को। हाँ जी, तो डाउन सेल क्या है? डाउन सेल कंसिस्ट ऑफ स्टील वेसल lined with fire bricks। मैंने यही बात बताई पहले कि भाई एक स्टील का वेसल है जिसमें लाल ईंटें लगी हुई, तो मैंने बात लिख दी कि डाउन सेल कंसिस्ट ऑफ स्टील वेसल लाइंड विद फायर ब्रिक। ठीक है जी, आगे आ गए। द एनोड इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। एनोड किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का। और हाँ, मौजूद कहाँ है? एंड लोकेटेड सेंट्रली इन द सेल। और मौजूद कहाँ है? बिल्कुल सेंटर में सेल की। एंड सराउंडेड बाय, और सराउंड हुआ हुआ है सिलेंड्रिकल आयरन कैथोड। और सराउंड किससे हुआ हुआ है? सिलेंड्रिकल आयरन कैथोड। देख लो भाई, जो डायग्राम मैंने ऊपर समझाई एज इट इज वही वर्डिंग लिख रहा हूं। अब अगली बात, अब इन दोनों को सेपरेट किससे किया, ये बात लिखते हैं। बोथ एनोड एंड कैथोड आर सेपरेटेड बाय आयरन गॉस डायफ्राम। हमने एनोड और कैथोड को सेपरेट किया किससे? आयरन गॉस डायफ्राम से। ठीक है जी। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब यहाँ एक रीजन आता है, उस रीजन की अभी मैं दोबारा बात करता हूँ भाई। यार ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या मामला ये? अब यहाँ एक रीजन है कि हमने क्यों सेपरेट किया भाई। नहीं करते सेपरेट, क्या होगी ना, तो सेपरेट करने की वजह क्या है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। द पर्पस ऑफ आयरन गॉस diaphragm is to keep sodium separate from क्लोरीन। दोनों का मकसद क्या है कि भाई अगर ये दोनों आपस में मिक्स हो गए तो मसला होगा। अभी वो मसले को भी डिस्कस करता हूँ। मैंने अभी सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस किया आपसे कि डाउन सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है भाई? मैं अब आगे प्रोसेस पे आता हूँ कि इसमें प्रोसेस क्या होगा। हाँ जी यार भाई, अब आते हैं प्रोसेस पर कि यहाँ प्रोसेस क्या होगा। अब इस प्रोसेस में हमने कुछ बातें डिस्कस जो करनी है उस पे पहले हम थोड़ा सा कर लेते हैं बात।
हमारे पास अंदर करना क्या है? सबसे पहली चीज जो आपको मैंने पहले चैप्टर 2 में बताई कि भाई आपको ये बात याद हो कि एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। मुझे आप लोगों में से कोई ये बता दे या बंदी कोई बता दे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन, और मैसेज करिएगा। तो कैथोड पर क्या होगी? ऑक्सीडेशन। मैंने इसको याद करने का कुछ तरीका बताया था। मैंने बोला था भाई इसको याद रखना, एनॉक्स और रेड गेट्स। एनऑक्स एनोड पर ऑक्सीडेशन, एनऑक्स एनोड पर क्या होती है भाई? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर रिडक्शन। फिर ऑक्सीडेशन को मैंने कहा था ऑयल से याद रखना कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन को याद रखने के लिए बोला था रिग, और रिग है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये पुरानी बात याद करा रहा हूं मैं कि एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस और रिडक्शन का मतलब गेन। अब आते हैं हम दोबारा ऊपर। यहाँ सेल में ना हमने, यानी यहाँ से एक चीज हमने ऐड करनी है, और वो ऐड क्या करना है हमने, हमें मालूम चाहिए क्या? एक्सट्रैक्शन किसकी करनी है? सोडियम की करनी है। तो सोडियम की एक्सट्रैक्शन करने के लिए अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा हो जिसके पास सोडियम मौजूद हो, और एक ही ऐसी चीज है जिसमें सोडियम हमें बहुत मिल सकता है, वो है NaCl। NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जो वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो हम यहाँ लेंगे क्या? NaCl लेंगे। अब NaCl जो हम लेंगे यानी सोडियम क्लोराइड, उसको हमें करना है मेल्ट। NaCl को हमने क्या करना है? मेल्ट। ये बात मैं नीचे समझाता हूँ आपको। NaCl हमें किस स्टेट में चाहिए? मोल्टन फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? मोल्टन फॉर्म में चाहिए। हमें एक्वस नहीं चाहिए, हमें एक्वस नहीं चाहिए। एक्वस का मतलब क्या होगा कि मैं NaCl को पानी में डिसॉल्व कर दूं, तो मुझे एक्वस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या? NaCl मोल्टन फॉर्म में, यानी जिसमें सिर्फ Na मौजूद हो और सिर्फ Cl मौजूद हो, बाकी और कुछ ना हो, यानी पानी ना हो, कहीं से भी H और OH ना आ जाए। तो NaCl को हम मोल्टन स्टेट में लाने के लिए सॉलिड NaCl को हम टेम्परेचर देते हैं 801 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मोल्टन NaCl में। सॉलिड NaCl को अगर आप, हाँ बेटे बता दूंगा मैं, दोबारा रिव्यू दे दूंगा कि सॉलिड NaCl को अगर हमें मेल्ट करना हो तो सॉलिड NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है 801 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाई ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 801 टेम्परेचर ना बहुत होता है। ये किसी भी इंडस्ट्री को टेम्परेचर इतना देने के लिए ना पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इंडस्ट्री पैसा खर्च करते हुए मरती है। वो कहती है भाई हम पैसा नहीं इतना खर्च करेंगे, कुछ और लाओ। तो उसने ऑल्टरनेट तरीका क्या किया, तो मैं आपको फर्स्ट ईयर की कुछ बात याद कराता हूँ, शायद अगर आपको याद हो। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मालूम करके आप बताते थे कि मोस्ट प्रोबेबली ये कंपाउंड ये होगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज दे दिया उन्होंने, आपका मेल्टिंग पॉइंट ग्लूकोज से मिलता जुलता आ गया, आपने बोला भाई कंपाउंड ग्लूकोज है। बॉइलिंग पॉइंट में फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक लिक्विड दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 आया, आपके जहन में क्या आएगा? 100 बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? वाटर का होता है। वाटर का 100 होता है बॉइलिंग पॉइंट। आपने कहा भाई ये तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, यानी इसका मतलब ये जो लिक्विड आपने मुझे दिया है वो वाटर है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ना, वो प्योर कंपाउंड के फिक्स होते हैं।
प्योर कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अगर किसी कंपाउंड में मैं इम्प्योरिटी ऐड कर दूं, कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दूं, कोई और चीज ऐड कर दूं, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में फर्क आ जाता है। जैसे मैं पानी में नमक ऐड कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर मैं पानी में नमक ऐड कर दूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी अब 100 पे नहीं होगा, 100 से ऊपर होगा। और अगर मैं किसी सॉलिड में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दूं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अगर मैं किसी सॉलिड में इम्प्योरिटी ऐड कर दूं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को कि लिक्विड में इम्प्योरिटी ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और सॉलिड में इम्प्योरिटी ऐड करने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो अगर मैं सॉलिड NaCl में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दूं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डाउन सेल जिसने बनाया JC डाउन, उसने क्या किया, NaCl के साथ उसने ऐड किया CaCl2। NaCl के साथ उसने क्या ऐड किया, CaCl2 ऐड किया। तो जब NaCl और CaCl2 ऐड हुआ तो ये टेम्परेचर 801 से कम हो गया कितना, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 600 डिग्री सेंटीग्रेड उनके लिए देना मुनासिब था, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, NaCl के साथ ऐड कर दिया क्या, कैल्शियम क्लोराइड। यानी उसने लिया क्या, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड CaCl2। उस मिक्सचर में इसने कितना 33% NaCl लिया और 67% CaCl2 लिया। तो इस पूरे मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि NaCl अकेले का कितना था, 801। पेपर में रीजन आता है कि why CaCl2 is added in down cell। पेपर में रीजन आता है कि why CaCl2 is added in down cell। तो मुझे बताएं किस वजह से डाला हमने CaCl2। मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए। ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जवाब मिला मुझे और बिल्कुल सही मिला। टू रिड्यूस मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है भाई, डिक्रीज या टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हमने इसमें क्या डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड। तो पेपर में सवाल आएगा आप, तो आप लिख लोगे कि कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू रिड्यूस मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड। मैं भी लिखवाऊंगा अभी। तो अब आते हैं ऊपर कि भाई हमने यहाँ लिया क्या, यहाँ से हमने डाला NaCl और CaCl2 का मिक्सचर इसके अंदर। जब इसके अंदर हमने ये डाला तो यानी यहाँ पर आइंस मौजूद हैं, कौन से, Na का आइन भी मौजूद है और Cl का आइन भी मौजूद है। इसी तरह से कैल्शियम का भी तो आइन मौजूद है। ठीक है भाई, मैं जरा बड़ा करता हूँ इसको ताकि नजर आए। मैं इसे बड़ा कर दिया मैंने ताकि आपको नजर आ जाए। तो हमारे पास भाई यहाँ पे दो चीजें मौजूद हैं, Na का आइन और Cl नेगेटिव का आइन। अब हम बात करते हैं कि भाई Cl नेगेटिव जो आइन है ये मूव करेगा किसके पास, एनोड के पास। Cl नेगेटिव आइन मूव करेगा किसके पास, एनोड के पास। एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होती है भाई, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं बात कि Cl नेगेटिव आइन मूव करेगा किसके पास, एनोड के पास। एनोड पे चार्ज पॉजिटिव था, Cl पे नेगेटिव था, इसीलिए Cl ने मूव किया किसके पास, एनोड के पास। जब उसने एनोड के पास मूव किया तो एनोड पे होती है क्या, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर Cl अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो वो बनाएगा क्या, तो अब हम उस पर बात करते हैं। आ जाए हम इसकी रिएक्शन को लिखते हैं कि जब Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl2 बनाएगा। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया हमने, और Cl2 बनाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और Cl2 की यहाँ क्या बनेगी, गैस। तो ये जो डक थी, तो यानी इस डक से यहाँ से क्या बाहर निकलेगी भाई, यहाँ से बाहर निकलेगी क्या, Cl2।
हाँ वलीद साहब, समझ आ गया कि ये डक्ट क्यों बनी थी? ये डक्ट बनाई इसलिए गई थी ताकि यहाँ से Cl2 गैस बाहर निकल जाए। Cl2 हमें मिलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट। Cl2 हमें मिला एज अ बाय प्रोडक्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात कि Cl नेगेटिव आयन ने नेगेटिव था तो किसके पास गया? पॉजिटिव के पास गया। नेगेटिव था तो किसके पास गया? पॉजिटिव के पास गया। जब पॉजिटिव के पास गया तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन वहां क्या करने थे? लॉस। क्यों? क्योंकि एनोड का मतलब होता है क्या? ऑक्सीडेशन। तो एनोड का मकसद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मकसद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Cl नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन किए लॉस और बना ली क्लोरीन गैस। अब जब Cl नेगेटिव ने मूव किया तो फिर Na पॉजिटिव भी तो जाएगा ना भाई। तो जो Na पॉजिटिव है ये मूव करेगा, मैं जरा चेंज कर लेता हूँ कोई कलर ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। अब ये जो Na पॉजिटिव है ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। अब Na पॉजिटिव मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड का क्या मतलब होता है भाई? कैथोड का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो रिडक्शन यानी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की इक्वेशन में यहाँ लिखता हूँ कि Na+ क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा? Na। ये Na लिक्विड जो है ना, ये रिजर्वायर जो मैंने यहाँ बनाया है ना, वो एज इट इज यहाँ भी होगा, यानी कि इस साइड पर भी होगा। ठीक है जी, तो ये Na जो है वो यहाँ से फिर पंप आउट होकर यहाँ जमा होगा। तो ये Na यानी ये था, ये क्या था? सोडियम का रिजर्वायर। ये क्या है? सोडियम या सोडियम रिसीवर कह लें। ठीक है जी, ये क्या है? सोडियम रिसीवर या रिजर्वायर सही रहेगा। ठीक है जी, तो सोडियम रिजर्वायर में यहाँ पर सोडियम जमा हो जाएगा, यानी यहाँ पर Na जमा होगा और यहाँ से Cl2 गैस बाहर निकलेगी, यानी यहाँ से Cl2 गैस बाहर निकलेगी और यहाँ से सोडियम जो है वो यहाँ जमा होगा। तो ये प्रोसेस है किसका? डाउन सेल का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई डाउन सेल के इस प्रोसेस को। क्या प्रोसेस था भाई? कि हमारे पास Cl नेगेटिव थी, मैं ये इसको यहाँ कह रहा हूँ कि ये Cl नेगेटिव मूव कर रही थी किसके पास? एनोड के पास। एनोड पे क्या होती है भाई? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव ने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किए? लॉस, और क्या बना ली? क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस यहाँ से निकल के बाहर। फिर दूसरी तरफ क्या हुआ? सोडियम ने मूव किया किसके पास? कैथोड के पास। कैथोड पे क्या होती है? आप लोगों ने मुझे बताया रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बना लिया? सोडियम लिक्विड। ये सोडियम लिक्विड जमा हुआ किसमें? इस रिजर्वायर के अंदर। ये पूरा प्रोसेस था डाउन सेल का। अभी अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई है, 4 मिनट रह गए ये सेशन खत्म होने में। सेशन खत्म होने में 4 मिनट रह गए। तो सर 15 मिनट्स। हाँ जी, 15 मिनट्स। हाँ बेटे, अच्छा सवाल किया आपने। Ca2 कहाँ गया? ये Ca+2 भी तो +2 है, ये भी क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करेगा तो यहाँ मामला क्या है, मैं आपको इसकी कहानी भी बता दूं, पेपर में नहीं लिखनी होगी बट पता होना चाहिए। कैल्शियम+2 क्या करेगा? कैल्शियम+2 भी क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। मैं इसकी इक्वेशन ना यहाँ लिख रहा हूँ, ये कि कैल्शियम+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बना लेगा कैल्शियम का लिक्विड। कैल्शियम का लिक्विड भी सोडियम के साथ जमा हो रहा होगा, यानी ये जो रिजर्वायर है ना, इस रिजर्वायर में कैल्शियम भी होगा और सोडियम भी होगा। अब कैल्शियम और सोडियम की डेंसिटी में फर्क होता है, जैसे तेल और पानी। पानी पे तेल डालूंगा अगर मैं, तो तेल ऊपर तैर रहा होगा, पानी नीचे होगा, यानी पानी की डेंसिटी ज्यादा है, तेल की डेंसिटी कम है, तो तेल ऊपर है, पानी नीचे। इसी तरह सोडियम और कैल्शियम की डेंसिटी में भी फर्क है। कैल्शियम की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे होगा, सोडियम की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर होगा, तो वो इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो ये भी होगा, प्रोसेस होगा, बट हम लिखते नहीं है पेपर में। लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि बात सिर्फ सोडियम की हो रही है। ठीक है जी, तो कैल्शियम भी ऑक्सीडाइज यानी रिड्यूस होगा। अब इसका जो प्रोसेस है वो लिखना है भाई हमने।
प्रोसेस का एक काम ये करेंगे भाई कि कल लिखेंगे प्रोसेस अब, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 3 मिनट रह गए, तो प्रोसेस मैं आपको कल लिखवाऊंगा। या तो एक काम कर लें आप लोग, कल की पर छोड़ते ही नहीं है ना, मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग जो है वो दोबारा से ज्वाइन कर लो। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लो। 10 मिनट नहीं है ना भाई, 2 मिनट है मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है, 3 मिनट रह गए। तो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट से ना दोबारा से ज्वाइन कर लो।